हमें एक महत्वपूर्ण विषय पर मीडिया के साथियों को संबोधित करते हुए बताना है कि एप्स्टीन फाइल के उजागर होने के बाद भारत जैसे देश पर इसका नीतिगत क्या प्रभाव पड़ा है, इस बात से समझा जा सकता है कि एप्स्टीन द्वीप पर जो सबसे बड़ा दुनिया का अपराधी, जिसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती, केवल एक यौन शोषक के तौर पे नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के लोगों को गिनी पिग समझने वाले सरगना के तौर पे उस व्यक्ति को याद किया जाएगा। उसके साथ ही बिल गेट्स और वैसे लोग जो भारत और बिहार से सीधे जुड़ाव रखते थे, ऐसे नीच मानसिकता के लोग बिल गेट्स के साथ बिहार की सरकार 2010 से ही लगातार बच्चियों पर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, जिसको सर्विक्स कैंसर भी बोलते हैं, पे लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। यह बात इस मामले में महत्वपूर्ण है कि भारत की राज्यसभा की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष ब्रजेश पाठक के द्वारा एक संसदीय समिति ने इसके दुष्प्रभाव पर जांच किया गया था कि बच्चियों पर गर्भाशय कैंसर सर्विक्स जो ड्रग है HBP, उससे मौतें हुई। केवल मौतें ही नहीं हुई बल्कि जिन बच्चियों पर यह दवाई का प्रयोग किया गया, उन बच्चियों को गर्भ धारण करने की क्षमता हमेशा के लिए खो दिया। एक तरह से देखें तो वो जो टीकाकरण था, अवैध रूप से वो बंध्याकरण का भी मैं मानता हूं कि बंध्याकरण भी था। और आप देखेंगे कि भारत के भीतर जो अभी जो लेटेस्ट जनगणना की जो संभावना है, वह हमारा जनसंख्या धीरे धीरे बहुत घट रहा है। और उसके पीछे और कारण यह है कि HBP का अवैध तरीके से बच्चों पर जो इस्तेमाल किया गया दवा का, उनके भीतर गर्भ धारण करने की क्षमता सीमित हो गई है। 31% आज भारत के भीतर, बिहार के भीतर गर्भ धारण करने की क्षमता बच्चियां खो चुकी है। आश्चर्यजनक है कि गेट्स फाउंडेशन अमेरिकी पाथ संस्था के द्वारा, जो पूर्व में ही भारत में पाथ यहाँ पे अवैध तरीके से ऑपरेट कर रही थी भारत के भीतर, 2006 में प्रवेश करती है अमेरिका की एक परोपकारी संस्था, जिसके पास न RBI का क्लियरेंस था, न गृह मंत्रालय का क्लियरेंस था, न विदेश मंत्रालय का क्लियरेंस था। देश की सरकार चलाने वाले लोग को जवाब देना होगा कि दुनिया की परोपकारी संस्थाओं के नाम पे भारत के भीतर बिना अनुमति के 10 साल लगातार काम करते रहे लोग, लगातार टीकाकरण के जरिए अपनी दवाई का प्रदर्शन करते रहे, जिसका खामियाजा इस देश के नागरिकों को, खासतौर से बच्चियों को भोगना पड़ा। गेट्स फाउंडेशन आश्चर्यजनक रूप से, जिसका मुख्य काम दुनिया में सॉफ्टवेयर बनाने का काम है, जिसका क्लाउड मैनेजमेंट, डेटा सेंटर, इंटरनेट ब्राउजर जैसे काम को छोड़ करके वह स्वास्थ्य सेवा एवं कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता उसकी पड़ी। जाहिर है कि बिल गेट्स एक ढोंगी इंसान है जो अपने संपत्ति को चैरिटी के नाम पर दुनिया में अपने व्यापार को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने 2 ट्रस्ट बनाया, बिल गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट, जो लाभ हानि के आधार पे वो ट्रस्ट चलता है, उसका बिल गेट्स फाउंडेशन संस्था बनाया जो चैरिटी करती है। दोनों
संस्थाओं का नाम में केवल थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक उसकी संस्था प्रॉफिट मेकिंग है, एक संस्था उसकी परोपकारी संस्था है, चैरिटी करती है। लेकिन चैरिटी क्या करती है? जो लाभकारी उसकी संस्था है, जिन कंपनियों में, दवाई कंपनियों में, फार्मा कंपनियों में निवेश की है, या जो कृषि क्षेत्र में रिसर्च के लिए निवेश की है, उन्हीं कंपनियों के बीज और दवाई को दुनिया भर में गरीब देशों में बांटने के लिए अपने परोपकारी संस्था का इस्तेमाल करता है। इतना ही बात नहीं है, भारत की सरकार, बिहार की सरकार, आंध्र प्रदेश, गुजरात की सरकार उनकी नीतियों को माने, इसके लिए बकायदा एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। और भारत बिहार के भीतर आद्री जैसी नामक संस्था के साथ CHP, सेंटर फॉर हेल्थ सेंटर की स्थापना किया गया है बिल गेट्स के द्वारा, गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, आपदा विभाग, जीविका विभाग जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में, विभागों में उनके कंसल्टेंट, उनके अधिकारी, बिल गेट्स के अधिकारी सचिवालय के सचिव और मंत्रियों के दफ्तर तक पहुंच ही नहीं, उनके फाइलों और डेटा तक पहुंच रखने वाले लोग नीति निर्माण में शामिल हैं। इस बात को मैं सत्यापित तरीके से इस बात को कह रहा हूं कि यह आरोप पहली बार मैं नहीं लगा रहा हूं। मैं जब कृषि मंत्री था बिहार का, उस समय भी आप याद करें कि गेट्स फाउंडेशन के अधिक कर्मचारी मंत्री के चेंबर में बैठ करके फाइलों के डिस्कशंस करते थे। और जब मैंने सवाल किया कि ये PMU क्या चीज है, तत्कालीन जब कृषि सचिव से मैंने पूछा तो उसने कहा कि ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, जिसके स्टाफ गेट्स फाउंडेशन के द्वारा मुफ्त में दिए गए हैं, इसीलिए हम लोग इनसे हम कामकाज कराते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और डेटा सरकार के पास होते हैं, वह किसी निजी संस्थान को हम कैसे दे सकते हैं और हम सलाह कैसे ले सकते हैं, जबकि बिहार के भीतर बिहार सरकार के फंड से एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जैसी प्रेस्टीजियस संस्था जब हो, और खास तौर से नीति निर्माण के सवाल पर जब सरकारों को राय की जरूरत होती है, तो वैसी संस्था जब मेरे पास है तो उनसे राय न लेकर एक अमेरिकी संस्था गेट्स फाउंडेशन के जरिए, एक आद्री निजी संस्थान के जरिए आप एक संदिग्ध तरीके से अपने ऑफिस के भीतर बैठा करके, और बकायदा सरकारी फाइलों में लिखा रहता है नीतिगत मसले में कि PMU टीम से अनुमति प्राप्त है। आश्चर्यजनक है, जो संस्था संवैधानिक रूप से बिहार के भीतर दर्ज नहीं है, उस संस्था से हम अपनी राय लें और राय को हम ऑथेंटिकेट करें सेक्रेटरी के तौर पर, मिनिस्टर के तौर पर, कैबिनेट के तौर पे, तो जाहिर सी बात है कि बिहार का जो सचिवालय, बिहार का नीति निर्माण का केंद्र सचिवालय और कैबिनेट आज के दिन में नहीं है, बल्कि गेट्स फाउंडेशन और आद्री का जो परोपकारी संस्था है वहां पर है। वहां से फाइलें बनकर आती हैं, वही बिहार में और दूसरे राज्यों में भी, यहां तक कि केंद्र सरकार में भी नीति निर्माण हो रहा है। इससे दुखद हो ही नहीं सकता कि नीति निर्माण की स्वतंत्रता भारत की संप्रभुता में निहित है, और हमारी संप्रभुता अगर नीतियों के बनाने में नहीं है तो हम एक गुलाम राष्ट्र के रूप में, राज्य के रूप में हम आज हैं, जो इस देश की और बिहार की जनता को जानने का हक है कि हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। याद करिए, यह बच्चियों पे टीकाकरण कहाँ किया जा रहा है, वह स्कूलों में किया जा रहा है। हम गार्जियन के तौर पे अपनी बच्चियों को, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जिन स्कूलों में हम भेजते हैं, उन स्कूलों में हमारी बच्चियों को चूहा, बंदर की कैटेगरी में गिनी पिग समझते हुए लगातार सरकार परोपकार के नाम पर इस तरह के टीकाकरण अभियान को और दवाई खिलाने का अभियान चला रही है, जिससे हमारी बच्चियां केवल बांझ ही नहीं हो रही हैं, गर्भ धारण करने की क्षमता ही नहीं खत्म हो रही है, बल्कि आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसी टीका से सैकड़ों बच्चियों की मौत की खबरें आई, जिस पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जांच किया
और जांच में स्वतंत्र जांच की आदेश देने के बाद भी देश में बैठी हुई सरकार के लोगों ने स्वतंत्र जांच की जगह अपराधियों से ही जांच कराने का काम किया। अपराधी कौन थे? एम्स, डीसीएमआर और आईसीएमआर, डीसीजीआई, यह तीनों के संरक्षण में इस टीका को बाजार में प्रशिक्षण के लिए, उसको कह सकते हैं कि ट्रायल के लिए उसको जारी किया गया था। तो जो लोग गुनाहगार थे वो जांच कैसे करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला था। समिति दोबारा बुलाती है कि आप कैसे जांच कर रहे हैं, स्वतंत्र जांच होना चाहिए, लेकिन उनका सरकारों पे इतना बड़ा प्रभाव था कि वो आज तक उसमें जांच नहीं हुआ और लिपापोती करने का काम किया। तमाम 2013 की रिपोर्ट के बाद 2014 में बिहार सरकार एमयू साइन करती है गेट्स पे दोबारा। कैंसर वैक्सीन कह रहे हैं, जो हमारा कोविड वैक्सीन, जो कोविड का कालखंड हुआ, इस कोविड को लेकर के भी 2015 में ही गेट्स ने कहा कि दुनिया में एक महामारी आने वाली है। वो महामारी 20 में कैसे आई? कोविड के रूप में। उसकी पूरी वैक्सीन 2015 से ही शुरुआत हो चुकी थी। ये हमारे साक्ष्य हैं उसके, वो आज तक भी पब्लिक डोमेन में उसका इंटरव्यू है। जो अमेरिकी जो कॉमर्स चेंबर का जो वाइस प्रेसिडेंट है सुजैन, उसके साथ इंटरव्यू में उसने बताया, लोगों ने कहा, एफ्टीन फाइलों में जिक्र है कि कोविड का तो पहले ही से तय था कि दुनिया में आएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा और दुनिया को गिनी पिग बना दिया जाएगा और इनके वैक्सीन गेट्स के फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, दर्जनों फार्मास्यूटिकल कंपनियों में गेट्स ने लाभ के लिए पैसा का इन्वेस्टमेंट किया और वो कोविड के वैक्सीनेशन से अरबों डॉलर कमाने का काम गेट्स किया, जिसमें बिहार और इससे आज भी मौतें हो रही हैं। चिंताजनक बात है, दुनिया से खबरें आ रही हैं। आश्चर्यजनक था कि उन बच्चियों पे वो हम टीकाकरण का हम प्रयोग किए जो बिहार में और भारत में होता ही नहीं। रोग सर्विक्स कैंसर हमारे बच्चियों में होता ही नहीं, तो फिर हमारे देश में टीकाकरण क्यों इस्तेमाल किया गया? ये तो रोग होता है अमेरिका के भीतर, क्योंकि प्रीमेच्योर सेक्स और मल्टीपल पार्टनर सेक्स के जरिए यह रोग पैदा होता है, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति में है ही नहीं। बिहार जैसे राज्य में तो ऐसा होता ही नहीं है। शादी से पहले ऐसा कोई संबंध नहीं स्थापित नहीं होता, समाज उसकी एक्सेप्ट ही नहीं करता, एक्सेप्शनल भी नहीं होता। तब क्यों हमारे देश में बच्चियों पे किया गया? क्योंकि हमारे देश के लोग गरीब हैं और उसमें लिखा है कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले माता पिता की सहमति आवश्यक है। बिना माता पिता की सहमति के, बिना अभिभावकों की सहमति के हॉस्टल के वार्डन, स्कूलों के टीचरों से फार्म पर, और उन फार्मों पर ज्यादातर अंगूठा लगाया गया है, मतलब दस्तखत भी पहचान में रहा कि किसने कर दिया। और हमारी खासतौर से आदिवासी समूह की बच्चियों पर, गरीबों की बच्चियों पे, पिछड़े इलाके के बच्चियों पे व्यापक पैमाने पर सरकारी विद्यालयों में किया गया। यह गुनाह के असल गुनाहगार गेट्स फाउंडेशन और बिल गेट्स, जो एफ्टीन का सबसे नियरेस्ट दोस्त था, उसने स्वीकार भी किया कि नहीं हम जाते थे वहां। उसकी पत्नी ने स्वीकार किया कि हम वहां जाते थे, जिसके चलते बिल गेट्स की पत्नी मिलिंडा गेट्स ने तलाक ले लिया। और तलाक ही नहीं लिया, उसने तो बकायदा कंपनसेशन तक लिया कि ये अपराधी आदमी है बिल गेट्स, और वैसे लोगों के साथ हम 2021 में भी ये समझौता करते हैं। और एफ्टीन खुलासे के बाद 13 फरवरी को, पुनः इसी महीने में 13 फरवरी को गेट्स फाउंडेशन के साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ मंत्री, क्योंकि नीतीश कुमार जी बीमार है आजकल, वो कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं जा पाते हैं, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री जैसे वरिष्ठ मंत्री गलबहियां कर रहे थे। और आंध्र प्रदेश में गेट्स के साथ, सीधे मुख्यमंत्री के साथ स्वयं बिल गेट्स आकर के समझौता करता है। क्या भारत संप्रभु राष्ट्र है? अगर आप देखें तो तमाम जो साक्ष्य और आरोप के आधार पर वह आज भारत संप्रभु राज्य नहीं है, बल्कि अमेरिका के वो लोग
जो वहाँ के जो क्रॉनिक कैपिटल के जो सबसे ताकतवर लोग हैं, भारत उनके कब्जे में जा चुका है। मेरी मान्यता ही नहीं, मेरी ये पुख्ता राय है कि इसकी विस्तृत जांच भारत सरकार कराए और दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई करे, नहीं तो भारत उसी तरह से गुलामी के कगार पे जा चुका है जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार के नाम पर और उसने 100 साल के बाद गुलाम बना लिया था। यहाँ पर एक कंपनियां ये चैरिटी के नाम पर भारत को जल्दी ही गुलाम बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि उनके पास सभी हमारे सच आंकड़े उनके कब्जे में है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारे क्लाउड जो और डेटा सेंटर हैं वह अमेरिका में हैं और ये सारे सच अमेरिका ले जाए जा चुके हैं, जिसकी स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए और जांच करके ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालना चाहिए। इसको मैं सदन से लेकर सड़क तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो न्यायपालिका का भी हम रास्ता अख्तियार करेंगे। ये पहला फेज है दस्तावेज, मैं जल्दी ही दूसरा फेज भी हम इनके खिलाफ सबूत लेकर आएंगे। एस्टीन गेट्स और भारत सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच जो गठजोड़ है उसका दूसरा एपिसोड भी लेकर जल्दी आएंगे। मुझे विस्तार से आज 14 पेज का साक्ष्य सहित दस्तावेज हम देने को बाध्य है, आप ले लीजिएगा। हम जिन जिन आरोपों की चर्चा किए हैं उसके सभी हम लिंक्स डाल दिए हैं। आप चाहें तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के 42 पेज की रिपोर्ट को पढ़ लें, सी हॉफमैन का डॉक्यूमेंट्स देख लें, लिंक्डइन का जो इंटरव्यू है वो देख लें, या अमेरिका, यूरोप, जापान, मैंने जितना भी आरोप लगाया है वो सभी के साथ इसमें इंक्लूड है। बाई चांस क्योंकि मैंने मेहनत बहुत किया है तैयार करने में, एक आध शब्द इसमें गलती हुआ होगा तो उसको हम दोबारा सुधार करके भी भेजेंगे, और जो साक्ष्य है अगर छूट गया होगा तो उसका दोबारा हम साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं, उपलब्ध है। जब भी चाहें इसका साक्ष्य मेरे से ले सकते हैं।